हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जो बीपीएससी 72वीं बीपीएससी के लिए जो है घटना चक्र के द्वारा जो है बुक निकाला गया है 72वीं बीपीएससी 2026 के लिए। इसमें टोटल जो है आपको 71वीं बीपीएससी तक के प्रश्न पत्र को दिया गया है। हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं वर्ष 1992 से सितंबर 2025 तक के हल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो एक एक करके हम लोग सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसका जो है यहाँ पर दिया गया है अनुक्रमणिका, देख लेते हैं। ये सभी प्राचीन भारत, फिर आपको दिया गया है भूगोल। तो चलिए हम लोग आज भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए भारतीय इतिहास से संबंधित हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक आता है पाषाण काल। चलिए पहला प्रश्न है पाषाण काल का। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव या लहुरा देव है। यहाँ 8000 ईसा पूर्व से लगभग 7000 ईसा पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहावा बेलन घाटी बेलन नदी का तट प्रयागराज जनपद को माना जाता है। याद रखिएगा, फैक्ट्स है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें ताम्रपाषाणी संस्कृतियां कहते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की कौन सी नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, नर्मदा नदी घाटी से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सीहोर मध्य प्रदेश नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है। तो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। भीमबेटका पूरा स्थल पूर्व पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्रकला के सैकड़े नमूने मिले हैं। यहाँ के शैल चित्रों के प्रमुख विषय सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव के जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। अब तक यहाँ लगभग 750 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 चित्र लगभग पाए गए हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं इसको। 9 पाषाण कालीन स्थल और 9 पाषाण कालीन स्थलों के स्थान दिए गए हैं। तो उत्तर नूर जो है ये आपका तेलंगाना में है, ठीक है। बाकी चिरांद बिहार में है, ठीक। और गुफ कराल जो है ये आपका कश्मीर में है, और पायम पल्ली जो है ये आपका तमिलनाडु में है। तो इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आहड़ जो है ये आपका बनास में है, ठीक है। बनास नदियों ताम्र युगीन सभ्यता स्थल और नदियाँ दी गई है। और बाकी देखेंगे तो कायथा जो है ये आपका हो जाएगा काली सिंध नदी के बीच स्थित है।
सावलदा जो है, सावलदा ये आपका ताप्ती नदी पर स्थित है, और मालवा जो है नर्मदा नदी। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है सैंधव सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो आपका आध ऐतिहासिक युग या काल में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। उल्लेख लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड, भारतीय इतिहास में लगभग 3000 से 600 ईसा पूर्व का कालखंड आध ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। अतः विकल्प ई जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो आपका लोथल को कहा जाता है, ठीक है। लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसका प्रारंभिक उत्खनन प्रो एस राव के निर्देशन में हुआ था, और लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बी हो जाएगा लोथल। हड़प्पाई नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा डॉक यार्ड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो आपका लोथल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इसका व्याख्या देखेंगे तो लोथल गुजरात में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में, डाबरकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में तथा राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? आपका राइट आंसर देखेंगे तो घोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गध खूर की है या पालतू घोड़े की है, ठीक है। यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, राना घुड़ई, लोथल, सुरकोटदा, कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व या उसकी प्रजाति की अन्य जातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सांडोर और सैंडोर बाकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 से लगभग 2000 के आसपास का समय अर्थात तीसरी सहस्त्राब्दी
सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 ईस्वी में ASI के जगपति जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किस, यहाँ पर दिया गया है, एक सेकंड, हाँ, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में बनावाली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्राप्ति हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो आपका कालीबंगा से मिला है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो आपका कालीबंगा, यही प्रश्न है, 2 बार आया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो VA स्मिथ हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जैसे N दीक्षित और अर्नेस्ट मैके, ये सभी जो हैं इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपका लाल रंग का। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का स्वरूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 900 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक सूखे जैसी स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रही। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। अब हम लोग वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो आपका हो जाएगा गार्गी, ऑप्शन हो जाएगा बी। घोषा, अपाला और विश्ववारा ये तीनों ऋग्वेद में सूक्तों या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां हैं, अतः इन्हें ऋग वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी उत्तर वैदिक या उपनिषद युग की दार्शनिक है, न कि ऋग वैदिक युग की। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगृह, वर्तमान में राजगीर, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश का उल्लेख जो है
ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ये 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 9वां मंडल। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नवम मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था जिसे मुजवंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ये वही प्रश्न है। ठीक है, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। इसे सावित्री सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव एवं अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित और अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रारंभ कब शुरू हुआ? जब राइट आंसर देखेंगे तो ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका व्याख्या देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रारंभ के विषयों में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि विश्व में सर्वप्रथम हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग किया था और इसके पश्चात ही विश्व में अन्य देशों में इसका प्रचलन हुआ, जबकि थाईलैंड के बान चियांग नामक पुरास्थल की खुदाई से ढले हुए लोहा प्राप्त हुआ है, जिसकी तिथि लगभग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित की गई है। भारत में नोह राजस्थान के दोआब क्षेत्र से लोहा कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि जो है 1400 ईसा पूर्व लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथों में हमें इस धातु के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में लोहे का उल्लेख श्याम अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। इसमें लोहे के बने हुए फाल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अंतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के उत्खनन से गेहूं, जौ तथा चावल के अवशेषों के साथ साथ प्राचीनतम कृषि लौह उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई एशिया माइनर भी इसको बोलते हैं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आवाहन करते थे। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जब का राइट आंसर देखेंगे तो परुषणी यानी रावी नदी के तट पर, ऑप्शन हो जाएगा डी। व्याख्या देखेंगे तो 10 राजाओं का युद्ध परुषणी नदी आधुनिक में रावी नदी जिसको बोलते हैं के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ में
भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता की चर्चाएं जो है पर चर्चाएं शामिल है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो उपनिषद में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका व्याख्या देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित उपनिषदों में दार्शनिक संवाद और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है जो लगभग 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे। उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो लुम्बिनी नेपाल में, ऑप्शन हो जाएगा सी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया विहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। काशी के ऋषिपत्तनम या मृगदाव सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको बोलते हैं दिया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको हम लोग उपदेश बोलते हैं कहाँ दिया था। आपका सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसका आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। अभी हमने बताया था धर्मचक्र प्रवर्तन जिसको बोलते हैं सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो आपका गौतम बुद्ध को हुआ था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित विकल्प दिए गए हैं, ये आपको मिलान करना है, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है ये। तो चलिए मिलान करते हैं। जन्म जो है ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। निधन जो है कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, ठीक है। तो हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 3। तो ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। इसका राइट आंसर देखेंगे तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। इसका व्याख्या देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगिरी आधुनिक राजगीर में के पास सप्तकर्णी गुफा में आयोजित की गई। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में आयोजित हुई। और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रायः कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, अतः जो है विकल्प डी सही है। नेक्स्ट है अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था। तो अभी हमने बताया था राजगिरी वर्तमान में जिसको राजगीर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो महाकश्यप हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई। तो अभी हमने बताया था राजगृह में, ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए कितने प्रश्न रिपीटेड है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो आपका राजगृह या राजगीर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 11 नंबर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो आपका कुंडलवन कश्मीर में, ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो कनिष्क ने, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। आपका राइट आंसर देखेंगे तो पाटलिपुत्र में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो आपका पाटलिपुत्र में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ये 2 बार पूछ चुका है और ऊपर भी पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे निधन पूछ रहा है तो कुशीनगर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये 3 बार आ चुका है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु राजगिरी वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म के प्रचार कौशल राज्य में हुआ।
कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लोक की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्रम द्व खाने को दिया। इसमें उन्होंने रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद कुशीनारा कसया मल गणराज्य की राजधानी पहुँचे और यहीं जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया, यानी मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथों में इसे जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो आपका बौद्धों की, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। याद रखिएगा, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जिसमें पहला है विनय पिटक, संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचार का संग्रह इसमें है। दूसरा है सुत्त पिटक, महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। और तीसरा है अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत की चर्चा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका हो जाएगा देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। ऑप्शन हो जाएगा सी। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों का पूजा की जाने लगी। यह बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। आगे दिया गया है बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो स्टार है, इसमें राइट आंसर, ये प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, ठीक है। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। वेन संघ के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया। अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 515 से 520 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो आपका कनिष्क के युग में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया वो कौन थे? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका व्याख्या देखें, व्याख्या यहाँ पर दिया गया है, एक सेकेंड। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो आत्मदमन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बौद्ध धर्म का, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन
के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम, ये नाम याद रखिएगा, ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागतगुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी बिहार को दान दिया। चलिए नेक्स्ट जो है जैन धर्म से संबंधित टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जैन धर्म से आगे के टॉपिक को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, होमवर्क क्वेश्चन ये रह गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए।